Good afternoon, students. Our next topic is isotonic solutions. What are isotonic solutions? These are solution of equimolar concentration at the same temperature. Concentration equimolar होगी, टेम्परेचर सेम होगा दोनों का. दो कोई सॉल्यूशन है, उनकी कंसंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर भी सेम है. दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसो मीन सेम, जिनका कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे. Next is hypertonic solution. If a solution has more osmotic pressure than some other solution, किसी solution का दूसरे solution से osmotic pressure ज़्यादा है तो आप बोलेंगे hypertonic solution है. तो इसका मतलब ये वाला solution hypertonic है, जिसका ज़्यादा होगा वो hypertonic solution होता है. Next is hypotonic. हाइपोटोनिक होता है विच हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन. जिसका लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका हायर होता है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. और जो दो सॉल्यूशन का सेम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. देखो एग्जांपल दिया है. इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 0.91% solution of sodium chloride, 0.91% sodium chloride solution जो है मतलब saline water is isotonic with fluids inside human red blood cells. जो human RBCs की जो RBC होती है उसके अंदर जो fluid होता है उसकी concentration या फिर उसका pressure is equal to the concentration of sodium chloride solution 0.91% के. ठीक है. आइसोटोनिक मतलब सेम प्रेशर है और उनका कंसंट्रेशन भी सेम होता है. और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन दिस सॉल्यूशन द कार्पोसेल्स नीदर स्वेल और नॉट श्रिंक. इस सॉल्यूशन में आपकी जो सेल्स हैं वो श्रिंक नहीं होंगे ना फिर स्वेल होंगे. क्यों? क्योंकि मेडिसिन आर मिक्सड विद सेलाइन वाटर बिफोर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द वेन्स. इंजेक्शन लगाने से पहले उनको सलाइन वाटर में रखा जाता है. द नॉर्मल सलाइन वाटर इज क्वाइट सेफ टू इंजेक्ट एंड हाउएवर द सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन मोर और लेस देन द 0.91% वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है. क्यों? क्योंकि 0.91% ही आपकी बॉडी के साथ आइसोटोनिक में है, मतलब उसका प्रेशर और कंसंट्रेशन सेम है. जो दूसरा होगा वो या आप हाइपोटोनिक हो जाएगा अगर कम कंसंट्रेशन हुई, और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हुई तो वो आपकी बॉडी के फ्लूइड के अकॉर्डिंग हाइपरटोनिक हो जाएगा. नेक्स्ट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस ऑपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस होगा, इन विच द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसमें था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ को मूव करता था. ऑस्मोसिस में इसमें फ्रॉम द सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ को मूव करेगा. ये थी ऑस्मोसिस, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की तरफ को मूव कर रहा था. और ये है रिवर्स, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ को मूव करेगा. इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज कैलकुलेटेड. आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया था, तो सभी सॉल्यूशन के लिए वो फॉर्मूला फॉलो नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आपने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए प्रूव किया था वो ओनली उन्हीं सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. ये चीज ध्यान में रखना, दैट इज अगर सॉल्यूट या सॉल्यूशन जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दैट आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन. एक और भी कंडीशन है, या एक तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए तब वो फॉलो करेगा, या फिर सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए ताकि वो आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करे. और उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो ना एसोसिएट होने चाहिए ना डिसोसिएट. ये ना हो कि सॉल्यूट पार्टिकल आपस में ही कंबाइन करके एसोसिएशन कर दे या फिर ब्रेक डाउन होकर डिसोसिएट हो जाए. ये उसमें नहीं होना चाहिए. तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए वो फॉर्मूला वर्क करता था जो हमने कैलकुलेट किया था मॉलिक्यूलर मास का, अदरवाइज नहीं करता. मान लो अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लिया है, तो फिर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला को वेरीफाई नहीं कर सकता है. इसीलिए हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. इसीलिए हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ रहा है कि हमारा जो इक्वेशन थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास की वो
आपस में वेरी नहीं कर रही है फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए। अब हम वो चेक करेंगे। और ये जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है वो किस वजह से आ रही है? एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये दो वजह से आ रही है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन की, कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल ने एसोसिएट कर दिया होगा या डिसोसिएट हो गए होंगे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे? देखो ये है रिलेटिव लोअरिंग के लिए, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। एंड ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और ये होता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वैसा ही सेम ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और MB एंड पाई ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। एंड एक और चीज मैंने लिखी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स। वो तो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या पढ़ा था आपने? डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा TF इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये चीज याद रखनी सबसे पहले तो। ठीक है, अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपको समझानी है। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे कि आप 2-3 सब्सटेंसेस आपस में एग्जिस्ट कर गए या इकट्ठे हो गए और एसोसिएट हो गए और बड़ा मॉलिक्यूल्स को उन्होंने बना दिया। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ n मोल्स लिए थे आपने A के और वो कंबाइन होकर AN, 2 लिए थे तो 2 बन गए, तो इन्होंने इकट्ठा ही एक मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, इस तरह से ये आपस में कंबाइन होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में कंबाइन हो गई। ये हो गई एसोसिएशन। और डिसोसिएशन क्या हो गई? जैसे AB मॉलिक्यूल्स था वो ब्रेक हो गया आयंस में, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एग्जाम्पल अब आप यहाँ देखेंगे, आपने लिए 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, 2 मोल्स लिए और ये दोनों ही एसोसिएट हो गए और एक ही मोल बना दिया। यहाँ पर क्या है? 1, तो इसका मतलब 1 मोल बना दिया। आपको थोड़ी पता चलेगा कि वो उधर जाके एसोसिएट हो गए हैं। आपके अकॉर्डिंग तो आपने 2 मोल्स लिए थे। 2 मोल्स के अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी इस केस में? लोअर होगी। लोअर क्यों? क्योंकि आपने तो 2 लिए थे। आपने जब रिजल्ट निकाला किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, मान लेते हैं आपने रिजल्ट निकाला डेल्टा TB का 2 मोल्स को लेकर, ठीक है, आपका आ गया 100 केल्विन मान लेते हैं, बट रिजल्ट है 50 केल्विन। किसी आपके दूसरे फ्रेंड ने उसने ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंट करके निकाला, पूरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, और ये वाला जो रिजल्ट है ये कैलकुलेटेड रिजल्ट है जो आपने फॉर्मूले से निकाला। आपका आया 100 और उसका आया 50, ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं है। बट एक्यूरेट कौन सा होगा? एक्सपेरिमेंटल। उसने तो एक्सपेरिमेंट किया है, आपने तो कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती है, बट क्यों गलती हुई? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपने 2 मोल्स लिए थे, बट वो एसोसिएट होके एज ए 1 मॉलिक्यूल काम कर रहा है सिर्फ। तो जब ये हाफ हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिक्रीज हो गया, इसीलिए ये वाली वैल्यू करेक्ट आई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ वेरी कर रही है। यहाँ पर आपका जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो इक्वेशन है वो आपस में मैच नहीं करती, इसलिए हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मलिटी ये शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए थे 2 और यहाँ तो 1 ही नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या हुआ? आपने लिया 1 मोल ऑफ AB, ठीक है, आपने कैलकुलेशन की 1 मोल के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर 1 मोल ऑफ A पॉजिटिव बना और 1 मोल ऑफ B नेगेटिव बना। टोटल मोल्स कितने हो गए? 2। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में टोटल मोल्स कितने हो गए? 2। आपने तो 1 ही लिया था, वो आपको नहीं पता चला कि वो नीचे जाके डिसोसिएट हो गया, इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्क पड़ गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये तो 2 मोल के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपने तो 1 डाला था, वो जब आपने सॉल्वेंट सॉल्यूट में ऐड किया था तो वो डिसोशिएट हो गया था। तो ये एसोसिएशन डिसोसिएशन होती है,
अब इनके बेस पर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कैलकुलेट करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ ने ये दिया था इसलिए हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। आई से इसको डिनोट करते हैं। इट इज टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कितना एसोसिएट हुआ है और कितना डिसोसिएट हुआ है ये बताता है हमें वेंट हॉफ फैक्टर। It is the ratio of the normal and observed molecular mass of the solute। जो दो molecular mass आ रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेटेड, उनका रेशो होता है वेंट हॉफ फैक्टर कि कितना फर्क आ रहा है आपका।